और डेट है 26 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स के साथ। आपको पता ही है इस वीडियो में हम लोग मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स कवर कर लेते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, न्यूज़ ऑन एयर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, डजेंट मैटर, जहाँ से भी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है उसको हम कवर करते हैं। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। देन हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। लेकिन हम लोग क्या सही मायने में गणतंत्र हो पाए हैं, ये चर्चा का विषय है। फिलहाल पहला आर्टिकल हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, चुना गया है। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को भी याद किया इन्होंने। क्यों? क्योंकि अभी 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो छोटे साहिबजादे थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया था 26 दिसंबर को। किसके द्वारा? मुगल बादशाह औरंगजेब के ऑर्डर पर। तो इसीलिए वीर बाल दिवस याद किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरेक्शन किया राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में देना है, उसके लिए 29 बच्चों का चुनाव हुआ है। कितने? 29। इसमें से 15 आपके लड़के हैं और 14 हैं आपकी लड़कियां। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिया जाता है एक्सेप्शनल एबिलिटीज के लिए। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? इनोवेशन, सोशल साइंस, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी। ये वो 6 कैटेगरीज हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है, याद रखिएगा। तो टोटल 29 बच्चे चुने गए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे किस कैटेगरी में चुने गए हैं? स्पोर्ट की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बच्चे चुने गए हैं 8, और सबसे कम बच्चे चुने गए हैं विद्वान की कैटेगरी में यानी स्कॉलिस्टिक। ये जरूर याद रखिएगा, 29 बच्चे। ये जो अवार्ड है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला होता है बाल शक्ति पुरस्कार, दूसरा होता है बाल कल्याण पुरस्कार। देख लेते हैं बाल शक्ति पुरस्कार। ये देखिए 6 कैटेगरीज में यानी इनोवेशन, सोशल साइंस, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर और ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। बच्चों की उम्र 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख तक का कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार पहले से ऐसा नाम नहीं था। जब इस अवार्ड की शुरुआत हुई तो इसका नाम था नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। इसकी शुरुआत हुई 1996 में। बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2018 में इसका नाम बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है बाल कल्याण पुरस्कार के लिए। 1979 में इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई, तब इनका नाम था नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, और 2018 में इसका भी नाम चेंज करके बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया। अंतर यह है कि बाल शक्ति पुरस्कार इंडिविजुअल को दिया जाता है, जबकि बाल कल्याण पुरस्कार इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशंस दोनों को दिया जा सकता है। हालांकि प्राइज मनी 1 लाख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो देख लेते हैं, इंडिया में पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एक्सपोर्टर्स के लिए। यहां पर देखिए क्या हेडलाइंस है। केरला द्वारा पहली बार साइंटिफिक बर्ड एटलस जारी किया गया है, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज केरल से ही रिलेटेड न्यूज़ थी। तो देखिए द हिंदू का सिस्टम इतना अच्छा होता है कि राइट हैंड पर वो ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाता है। तो केरल में ही है स्पाइस बोर्ड का हेडक्वार्टर, और उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में पहली बार प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, ये पोर्टल क्या करेगा? पूरे विश्व के जो बायर्स होंगे, मसालों के खरीदार होंगे, उनको इंडिया के स्पाइस एक्सपोर्टर से मिलाएगा। तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। पहली बार इस तरह का कोई पोर्टल हमारे देश में लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से लॉन्च किया गया, क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया उसी मिनिस्ट्री के तहत आता है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, यानी मसालों की। इंडिया का जो टोटल हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट होता है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें से 41% आपका स्पाइस से आता है। 41% स्पाइस से आता है। इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टोटल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में जो स्पाइस है वो 4th प्लेस पे आता है। फर्स्ट 3 कौन सी हैं? तो मरीन प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में सबसे ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, फिर नॉन बासमती राइस, फिर बासमती राइस, 4th आता है आपका स्पाइसेस। तो ये जरूर याद रखिएगा आप। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में पास हुआ था।
इसी के तहत स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया को मसालों का कटोरा यानी स्पाइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। विश्व के सबसे बेहतरीन मसालों का जो मार्केट है वो इंडिया में ही है। इंडिया द्वारा 225 स्पीसीज का एक्सपोर्ट किया जाता है 180 डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये है हमारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल और उससे रिलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पेरू द्वारा इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आज पेरू पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था किरीबाती। किरीबाती ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न की तरफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में। किरीबाती ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे एक कंट्री है जिसने पहली बार लॉकडाउन लगाया है, तो वो चर्चा में थी। और उसकी जो एक सिटी है किरीमाती, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एटॉल है, याद रखिएगा। फिलहाल हम पेरू पे आते हैं। पेरू ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। क्यों? क्योंकि उसके कोस्ट पर, समुद्र तट पर ऑयल स्पिलिंग हो गई है, यानी तेल फैल गया है। ये देख लीजिए, पेरू साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। गवर्नमेंट ऑफ पेरू द्वारा रिसेंटली इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्यों? ऑयल स्पिलिंग के कारण 6,000 बैरल ऑयल जो है स्पिल हो गया है, समुद्र की सतह पर फैल गया है पैसिफिक ओशन में। फैक्ट देख लीजिए आप। रेप्सोल जो कि स्पेन की एक एनर्जी फर्म है, इसका एक टैंकर था, ऑयल टैंकर था। रेप्सोल एनर्जी फर्म है कहाँ की? स्पेन की। उसका एनर्जी टैंक था, ऑयल टैंकर था, जिसका नाम था मेयर डोरिकम। क्या? मेयर डोरिकम। ये वो टैंक है जिसकी वजह से ऑयल स्पिलिंग हुई है। ये टैंकर क्या कर रहा था? ऑयल को लेके जा रहा था पेरू की एक रिफाइनरी में, वंटिनाला रिफाइनरी। ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, डजंट मैटर का क्या आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं। तो स्पेन की एक एनर्जी फर्म है रेप्सोल, उसके लिए 6,000 बैरल ऑयल लेकर जा रहा था मेयर डोरिकम। कहाँ जा रहा था? पेरू की वंटिनाला रिफाइनरी में, और वो पेरू के कोस्ट पर पलट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? ऑयल स्पिलिंग हो गई। तो कई सारी मरीन वाइल्ड लाइफ इससे प्रभावित हुई हैं, टूरिज्म सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है इन ऑयल स्पिल के कारण हम्बोल्ट पेंगुइन को। किसको? हम्बोल्ट पेंगुइन। ऑयल स्पिलिंग के कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ जो है प्रभावित होती है। हम्बोल्ट पेंगुइन वहाँ पर पाई जाती हैं, और ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं हम्बोल्ट पेंगुइन। तो एक बार आप पेरू का हम्बोल्ट का नाम आया है तो हम्बोल्ट देख लीजिए आप। ये यहाँ पर आप पेरू है। एक और मैप देख लेते हैं। हाँ, ये आप पेरू देख पा रहे हैं। हम्बोल्ट करंट बह रही है। आप बताइए ये वार्म वाटर करंट है या फिर कोल्ड वाटर? कॉमन सेंस ये कहता है कि जो इक्वेटर से हमारे पोल्स की तरफ चलती हैं वो वार्म वाटर करंट होती हैं। ठीक है, तो ये एक कोल्ड वाटर करंट होगी हम्बोल्ट। ठीक है, यहीं पर हम्बोल्ट पेंगुइन पाई जाती हैं, और ऑयल स्पिलिंग के कारण क्या हुआ है? हम्बोल्ट पेंगुइन को खतरा हुआ है। पेरू देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है पेरू। इक्वाडोर, चिली, बोलीविया और ब्राज़ील, कोलंबिया जैसे कंट्री से छूता है पेरू हमारा। कैपिटल है लीमा, करेंसी क्या है? सोल। पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। कौन? पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, कर्नाटका द्वारा देश का पहला AVGC सेंटर लॉन्च किया गया है। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहली बार हमारे देश में लॉन्च हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटका में। कर्नाटका वही स्टेट है जो कि इंडिया में पहली बार AVGC पॉलिसी लाया था 2012 में। यहाँ पर पढ़ा है, छोटा सा लिखा हुआ है। इंडिया में पहली बार AVGC पॉलिसी 2012 में कर्नाटका लाया था। अब पहली बार AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थापित हो रहा है। ये दोनों फैक्ट कर्नाटका से ही रिलेटेड है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स से रिलेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन किया जा रहा है। पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया को प्रमोट करना। तो कर्नाटका इस समय बहुत चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, ये जो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ये एशिया का बिगेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में ओपन हो जा रहा है। कर्नाटका में इंडिया का फर्स्ट टॉय क्लस्टर भी ओपन होने जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका की बात करते हैं। ये मैप में देख लीजिए आप कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है इस समय? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। तो ये कर्नाटका है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है,
हाल ही में यूएनडीपी ने एक सर्वे किया, उसमें पाया गया कि इंडिया की 18 साल से नीचे की जो पॉपुलेशन है उसमें से 67% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इमरजेंसी है। यानी इंडिया में 18 साल की नीचे की पॉपुलेशन, एडल्ट से नीचे के जो यूथ हैं, उसमें से 67% मानते हैं कि ग्लोबल इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है क्लाइमेट चेंज। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट। इसमें G20 कंट्रीज के लोगों की राय ली गई है, क्लाइमेट वोट किया गया है। इसमें पाया गया है इंडिया में 67% यूथ मानते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस एक ग्लोबल इमरजेंसी है। रिपोर्ट में यूथ आर वॉकिंग द टॉक, यूथ जो है बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। वॉकिंग द टॉक का मतलब क्या होता है? बातचीत को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो भले ही उनकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो, लेकिन क्लाइमेट के प्रति जो है सजग हैं यूथ। इंडिया में 67% यंग पॉपुलेशन मानती है कि क्लाइमेट क्राइसिस एक ग्लोबल इमरजेंसी है। ये 18 वर्ष से नीचे के वालों की बात की गई है, यानी किशोरावस्था में। 18 वर्ष से ऊपर वालों की बात की जाए तो 58% एडल्ट मानते हैं इंडिया में कि क्लाइमेट क्राइसिस एक ग्लोबल इमरजेंसी है। तो यूएनडीपी का ये रिपोर्ट थी, G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट। यूएनडीपी बहुत चर्चा में है क्योंकि यूएनडीपी का जो यूथ क्लाइमेट चैंपियन है, पहली बार किसी इंडियन को चुना गया है। कौन है? प्रजक्ता कोली, महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से। प्रजक्ता कोली फर्स्ट इंडियन है जिनको यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना गया है। यूएनडीपी की बात कर लेते हैं। तो यूएनडीपी, इसकी स्थापना कब की गई थी? यूएनडीपी की स्थापना की गई थी 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी के हेड कौन है? आशिम स्टीनर, जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, स्मृति मंधाना आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। स्मृति मंधाना, देखिए आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हो गई है 2021 के लिए, ठीक है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर सॉरी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सब चुन लिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए आप, आईसीसी द्वारा 2021 के लिए आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हो गई, जो कि 17th एडिशन है आईसीसी अवार्ड्स का। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में कैसी परफॉर्मेंस रही, इसके आधार पर आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। तो 17th आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा की गई। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के। शाहिद अफरीदी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में शाहिद अफरीदी देगा आपको। शाहीन अफरीदी हैं, याद रखिएगा, बॉलर हैं ये। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड स्मृति मंधाना। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड शाहीन अफरीदी। जो ये आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड होता है, इसको नाम क्या कहते हैं? रेचल हायहो फ्लिंट ट्रॉफी। रेचल हायहो फ्लिंट ट्रॉफी। जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहते हैं। उसके अलावा आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मैरस इरामस को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। आईसीसी T20 क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान हुए हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर टैमी ब्यूमॉन्ट हुए हैं इंग्लैंड के। और 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हुआ है? बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन। तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान नाम जो है इसका 1987 में पड़ा, 1987 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। पहले इसका हेडक्वार्टर था लंदन में, और 2005 में दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर हो गया। 106 मेंबर हैं। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल वोटर्स डे। इस दौरान कोयम्बटूर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने शपथ दिलाई कि भैया वोट देने हैं। हमारे इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल वोटर्स डे भैया क्या है। 25 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, इसीलिए हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस बार जो नेशनल वोटर्स डे है उसका थीम क्या है? थीम है आपका मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। क्या है थीम नेशनल वोटर्स डे का? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटिव, ये है इस बार के इलेक्शन नेशनल वोटर्स डे का थीम। पहली बार नेशनल वोटर्स डे 2011 में सेलिब्रेट किया गया। इस बार जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं
किरण रिजिजू, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में। उसके अलावा ये लोग चुने जाएंगे, अवार्ड्स वो बात छोड़ दीजिए आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय चुनाव आयोग, संविधान के आर्टिकल 324 में इसका प्रोविजन है। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वी रामा देवी। हालांकि ये तो 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, लेकिन फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। वर्तमान में 23rd है मेरे ख्याल से, सुशील चंद्रा जी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है 5 राज्यों में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, लद्दाख की टीम द्वारा 9th वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। 9th एडिशन हुआ था वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। किसने जीता है? लद्दाख ने। वुमेन्स टीम जो लद्दाख की थी उसने 9th एडिशन जीत लिया है नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप का। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप का ये कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में 9th एडिशन हो रहा था वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप का, जिसको किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। सॉरी, लद्दाख की टीम ने जीता है। बाकी एक कज़ा में हो रहा था, ये 6 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही थी। इंपॉर्टेंट ये भी था कि किसको हराकर जीता है, लेकिन शायद ये इसमें मिस हो गया है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कभी कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सुरिंदर मोहन बाली। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लद्दाख। क्या इंपॉर्टेंट है? लद्दाख। चलिए लद्दाख देख लेते हैं। ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह। लद्दाख के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? GC मुर्मू, जो कि इस समय इंडिया के 14th कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। ठीक है, वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। याद रखिएगा 31 अगस्त 2019 को लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडियन ऑयल, इन्होंने ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड जीता है। तो फर्स्ट इंडियन PSU है इंडियन ऑयल, जिसने ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड जीता है। ये देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसने ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड जीता है 2021 में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है किसको? इंडियन ऑयल को। तो बस इतना ही याद रखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फर्स्ट इंडियन PSU है, जिसको क्या मिला है? ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी मिला है। तो पहली PSU है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड मिला है 2021 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया 2026 तक $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। PIB में कवर किया था हमने, यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि द हिंदू में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाते हैं जो PIB में शायद ना मिले, जैसे बाल पुरस्कार में देख लीजिए आप। तो एक तरह से $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करना है 2026 तक। लेकिन जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स थी 2019 में आई थी, उसमें कहा गया था 2025 तक हमें $400 बिलियन करना है। ठीक है, तो उस टारगेट को बढ़ाया भी किया गया है और कम भी किया गया है, ये याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ICEA के साथ, ठीक है, ICEA के साथ क्या किया गया है? 5 ईयर रोड मैप एंड विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर। 2026 तक हमें $300 बिलियन की सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है और एक्सपोर्ट भी करना है। देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2 पार्ट का विजन डॉक्यूमेंट है। ये सेकंड वॉल्यूम है, जिसमें $300 बिलियन कहा गया है। जो फर्स्ट वो था वो नवंबर 2021 में जारी कर दिया गया था। फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट नवंबर 2021 में जारी कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना है। डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो अभी $65 बिलियन है इंडिया की, इसको $180 बिलियन करना है अगले 5 वर्षों में। यहाँ देख लीजिए, इंडिया को टॉप 2 या टॉप 3 रैंकिंग में लाना है 2026 तक। $300 बिलियन में से जो एक्सपोर्ट है वो अभी $15 बिलियन का है 2021-20 में, इसको 2026 तक $120 बिलियन करना है। तो आप मेन ये याद रखिए, $300 बिलियन एक्सपोर्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो कब तक करना है? 2026 तक। लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में आई थी, इसमें 2025 तक
400 बिलियन डॉलर था। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे हटी है, बैकआउट किया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल टूरिज्म डे। थीम देख लेते हैं नेशनल टूरिज्म डे का। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया। थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। मेरे ख्याल से 1948 में इंडिया में टूरिज्म ट्रैफिक कमेटी बनाई गई, तो पहली बार टूरिज्म की तरफ ध्यान अट्रैक्ट हुआ। तो इसीलिए ये आपका 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, क्योंकि टूरिज्म ट्रैफिक कमेटी 25 जनवरी 1948 को बनाई गई थी इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो नेशनल टूरिज्म डे कब? 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे के साथ ही। थीम क्या है नेशनल टूरिज्म डे का? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश क्या करने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एक नई बॉडी प्रिपेयर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए आप। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी हाल ही में किस स्टेट द्वारा सेटअप की गई है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। इंडिया का पहला स्टेट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी सेटअप कर रहा है। देश में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी सेटअप की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि 1972 में मेरे ख्याल से 20 जनवरी के आसपास अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, 20 फरवरी के आसपास, ठीक है। तो 2022 में 50वीं एनिवर्सरी है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी सेटअप कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसका बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश का आप देख लीजिए, चाइना, म्यांमार, भूटान, 3 कंट्रीज से छूता है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर है BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में एक पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है। इंडिया में सबसे ज़्यादा किसी अगर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर पाया गया है तो पक्के टाइगर रिजर्व में पाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उस पर एजुकेटिंग अथॉरिटी की नए चेयरमैन बन गई हैं। कौन? विनोदानंद झा। देख लेते हैं। विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का चेयरमैन बना गया है। PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी, इसकी चेयरमैन बनी है विनोदानंद झा, 5 वर्ष के लिए बनी है। विनोदानंद झा 1983 बैच की रिटायर्ड IRS ऑफिसर है। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, जिसमें 3 मेंबर की बॉडी होती है। इसको जब एसेट्स यानी संपत्ति का अटैचमेंट किया जाता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यही एजुकेटिंग अथॉरिटी आपको निर्देश देती कि हाँ भैया अटैचमेंट कर सकते हैं आप एसेट्स का। तो 3 मेंबर की बॉडी होती है एजुकेटिंग अथॉरिटी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पास हुआ था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए हाल ही में विनोदानंद झा को क्या अपॉइंट किया है? चेयरमैन PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी का। PMLA रूल्स कब नोटिफाई हुए थे? 1 जुलाई 2005 से लागू हो गए थे, लेकिन ये एक्ट पास हुआ था 2002 में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट R नागास्वामी का निधन हो गया चेन्नई में। तो मेरे ख्याल से आप इसको एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए। ये हैं R नागास्वामी, इनका निधन हो गया। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे R नागास्वामी। यहाँ पर भी वही लिखा है R नागास्वामी, रामचंद्रन नागास्वामी। इनका निधन हो गया। तमिलनाडु से आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियन। हाँ, इनकी एक बुक है R नागास्वामी की, नाम क्या उसका? सेंथमिज नडुम पंडुम। ये बुक जनवरी 2022 में पब्लिश हुई थी, शायद ये एग्जाम में पूछते हैं आपसे। सेंथामिज नदुम पंडुम R नागास्वामी की बुक है। आज का लास्ट आर्टिकल हमारा, स्विगी ने $700 मिलियन जो है रेस किए हैं इन्वेस्को लेड फंडिंग से। इन्वेस्को लेड, देखिए स्विगी 700 मिलियन रेस किया है फंडिंग, इन्वेस्को ने दे दिया है। इससे क्या होगा? देखिए स्विगी को क्या करना है? 10 करोड़ कस्टमर बनाने हैं, जो कि 15 गुना होंगे 1 महीने में। स्विगी के CEO कौन है? श्रीहर्षा मजेठी। तो 10 करोड़ कस्टमर बनाने के लिए स्विगी ने $700 मिलियन इन्वेस्ट करवाए हैं इन्वेस्को से। स्विगी क्या है? 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम है स्विगी। श्रीहर्षा मजेठी इसकी CEO हैं। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आज का 2 क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं, आप इजीली इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट